प्रॉपर्टी संपत्ति बेचने पर लगने वाले आयकर, जैसे कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट की जाती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस समय उस पर लगने वाला आयकर और उससे संबंधित जिन बातों का ध्यान रखना होता है। तो अगर प्रॉपर्टी किसी प्रकार की हो सकती है, आपका मकान, प्लॉट, फ्लैट, दुकान, एग्रीकल्चर लैंड, खेती हो, इन प्रॉपर्टियों को जब हम खरीदते हैं तो हम जिंदगी भर की हमारी जो बचत की हुई राशि है उसको निवेश करते हैं। तो इस निवेश की गई राशि का उचित जगह इन्वेस्टमेंट हो और सही तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट हो, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके लिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या बेची जाती है तो उससे संबंधित आयकर के क्या प्रावधान होते हैं, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब प्रॉपर्टी बेची जाती है उसकी जो भी गवर्नमेंट वैल्यू होती है तो उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी तो स्टेट गवर्नमेंट को देनी ही होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी बेचने पर आयकर देना होता है। अब प्रॉपर्टी बेचने पर क्या विशेष जो मुख्य बिंदु होते हैं उस पर ध्यान रखना होता है। जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, अगर उसकी कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रावधान भी लागू हो जाते हैं। टीडीएस की दर 1% होती है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब भी प्रॉपर्टी किसी सेलर द्वारा बेची जाती है तो जो भी खरीदने वाला व्यक्ति होता है उसके ऊपर ये टीडीएस के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें करना ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, अगर वो प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर है उसकी कीमत, तो उसका 1% टीडीएस काटना होता है। जिस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं तो खरीदने वाले को बेचने वाले के पैन कार्ड पर ये 1% टीडीएस जो भी प्रॉपर्टी की कीमत होती है उसमें से 1% की राशि कम करके बेचने वाले के पैन कार्ड के ऊपर ये आयकर विभाग में जमा करना होता है। और कुल राशि में से 1% टीडीएस काटने के बाद जो शेष राशि बच जाती है उसका भुगतान, उसका पेमेंट बैंक के चैनल, जो कि अकाउंट पे चेक हो सकता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है, या फिर एनईएफटी से या आरटीजीएस से। जब बैंक चैनल के माध्यम से इसका पेमेंट किया जाता है तो जो भी बैंक होती है उसका जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड होता है और उस संबंधित व्यक्ति के पैन कार्ड पर जब ये 1% टीडीएस काटकर प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा जमा करा दिया जाता है तो ये इनके आयकर की वेबसाइट पर इनके पैन कार्ड नंबर पर इनका जो 26S होता है प्रॉपर्टी बेचने वाले का, AIS होता है, TIS होता है, ये इसमें सभी प्रकार के जहाँ इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गए हों, जहाँ से इनकम प्राप्त हुई हो या फिर प्रॉपर्टी बेची हो, तो वहाँ पर ये टीडीएस इनको हाईलाइट होता दिखाई देता है। तो विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता है कि ये जो 50 लाख की लिमिट है ये इंडियन रेसिडेंस के लिए, एनआरआई के लिए नहीं है। जब इंडियन रेसिडेंस का मतलब भारतीय नागरिक हो, प्रॉपर्टी खरीदने वाला व्यक्ति और प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति दोनों व्यक्ति भारत के नागरिक हो। अगर उस स्थिति में अगर इस प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो उसके ऊपर 1% बेचने वाले के पैन कार्ड नंबर पर, जो कि एक्टिव पैन कार्ड होना चाहिए, उस पर जमा कराना होता है। लेकिन खरीदते समय ये जो टीडीएस है ये सही पैन कार्ड पे जमा हो, इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने वालों को ये ध्यान रखना होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है या एक से अधिक बेचने वाले क्यों ना हो, उनके सभी के पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए, ऑपरेटिव होना चाहिए। अगर इन ऑपरेटिव पैन कार्ड होंगे तो उसके ऊपर टीडीएस के 1% दर लागू ना होकर जो अधिकतम दर है 20% वो लागू होगी। तो इसके लिए जब भी प्रॉपर्टी खरीदे या बेचे तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बेचने वाले को भी कि उसका पैन कार्ड नंबर
जो कि एक्टिव हो, ऑपरेटिव हो, ताकि उस पर अधिकतम दर से टीडीएस न काटा जाए। साथ ही साथ में खरीदने वाले पर आयकर विभाग से नोटिस की प्राप्ति ना हो, नोटिस ना मिले कि भाई आपने गलत पैन कार्ड पर ये टीडीएस गलत दर से काट ली है। तो इससे बचने के लिए, इस समस्या जो कि सामने ना आए, इसके लिए ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते समय व्यक्ति द्वारा अपने जीवन भर में जो भी बचत करके राशि जमा की जाती है उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, या बैंक से लोन लेकर या अन्य किसी जगह से, अन्य स्रोत से उस राशि को प्राप्त कर कर इसको इन्वेस्टमेंट या निवेश किया जाता है, प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना होता है कि जिस व्यक्ति द्वारा पैन कार्ड उपलब्ध कराया गया है प्रॉपर्टी बेचने वाले का, तो वो ऑपरेटिव हो, इनएक्टिव ना हो, इनऑपरेटिव ना हो। इसके लिए उसे ध्यान ये रखना होता है कि इनकम टैक्स की जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर इसको चेक करना होता है, इसकी व्यवस्था इसमें की गई होती है। और ये कैसे ऑपरेटिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, इसके लिए जब भी पैन कार्ड बने तो उसको आधार कार्ड से लिंक करना होता है। जब लिंक किया जाता है पैन कार्ड आधार कार्ड, तो उस पर जो आयकर द्वारा नियुक्त की गई दर है टीडीएस की, वो लागू होती है। इसके विपरीत स्थिति में अगर पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है, जो कि आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में जो आयकर विभाग द्वारा जो टीडीएस काटने की जो दरें निश्चित की गई है वो लागू ना होकर उसके स्थान पर 20% की टीडीएस काटने की दर लागू होती है। तो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी, कोई खेती खरीद रहा है या फिर कोई मकान प्रॉपर्टी या फ्लैट खरीद रहा है व्यक्ति, तो उस 1 करोड़ की राशि पर जो कि 50 लाख से ऊपर है, अगर वो पैन कार्ड बेचने वाले का एक्टिव है, ऑपरेटिव है, तो उस कंडीशन में 1 करोड़ का 1% टीडीएस काटा जाएगा। इसके विपरीत अगर उस बेचने वाले का पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, जो कि आधार और पैन कार्ड से लिंक नहीं किया हुआ है, तो उस कंडीशन में 1 करोड़ रुपए की राशि पर 20% की दर से टीडीएस काटा जाएगा, जो कि कितनी होगी, 20 लाख रुपए। तो जब हम 1 लाख रुपए ऑपरेटिव की स्थिति में काटने की स्थिति बनती थी, लेकिन जब आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, उस कंडीशन में 1 लाख के स्थान पर आपको 20 लाख रुपए आपका टीडीएस कटेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए, और जब इनऑपरेटिव, इनएक्टिव पैन कार्ड पर टीडीएस काटा जाता है कम दर से, तो उस स्थिति में खरीदार और बेचवाल दोनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खरीदार को आयकर विभाग से इनकम टैक्स का नोटिस प्राप्त होकर उससे जानकारी प्राप्त की जाती है कि आपने जिस भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है, जिसने बेची है, उसका पैन कार्ड क्या आपने सही नंबर पर काटा है, और उस पर जो टीडीएस की दर है वो 1% की जगह 20% होना थी। उस स्थिति में खरीदार को जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसमें आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त कर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ में बेचवाल को जो परेशानी होती है कि उसमें उसको रिफंड नहीं मिल पाता। अगर इनका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो उस कंडीशन में जो टीडीएस जो कि 1% कटना था 50 लाख की ऊपर की राशि होने पर, तो वो 20% से कटा है। और चूंकि वो पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है, तो उस कंडीशन में इनको उस जो कटा हुआ टीडीएस है उसके रिफंड की को मिलने में भी, वापस लेने में भी समस्या आती है। तो इसके लिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे, बेच रहे हैं, तो बेचने वाला व्यक्ति भी विशेष रूप से ये ध्यान रखे कि उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है वो प्रॉपर्टी खेत हो सकता है, मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, दुकान हो सकता है, या कोई किसी प्रकार की अन्य प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उस कंडीशन में उनका पैन कार्ड जो है ऑपरेटिव रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए।
और साथ ही साथ में प्रॉपर्टी खरीदने वाले व्यक्ति के द्वारा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्ति या जिन व्यक्तियों से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उनका पैन कार्ड एक्टिव हो, ऑपरेटिव हो, और जो आयकर की द्वारा निश्चित 1% की जो TDS काटने की दर निश्चित की गई है उसके अनुसार वो TDS काटे। साथ ही साथ में जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें कुछ विशेष बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। चाहे हम प्रॉपर्टी में मकान खरीदे और जो इनकम टैक्स का सेक्शन है 54F, 54F, 54, 54, 54B, 54B, 54F, ये प्रावधान मकान बेचने पर, खेत बेचने पर या किसी प्रकार की अन्य प्रॉपर्टी बेचने पर इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के नियम लागू होते हैं। और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, तो आईडी के रूप में आपको आपके KYC के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड रजिस्ट्रार महोदय के पास में जब आपकी रजिस्ट्री होती है तो वहाँ देने होते हैं। वहाँ से प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की जानकारी किस व्यक्ति द्वारा, जिसका पैन कार्ड नंबर, और जिस व्यक्ति के द्वारा बेचेगा उसका पैन कार्ड नंबर क्या है, इसकी जानकारी रजिस्ट्रार द्वारा आयकर विभाग के पास जाती है एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न स्टेटमेंट के रूप में, जो कि आपके 26 AS, AIS, TIS में यह हाईलाइट होती है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदे बेचे तो बेचने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रावधान लागू होता है। इनकम के जो माध्यम होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हमने खरीदी थी हमारे बचत की राशि से और वो हमारे पास में एक निश्चित अवधि के समय सीमा तक रही, उसमें भी कैपिटल गेन में 2 प्रकार के कैपिटल गेन के आयकर के माध्यम से आयकर की गणना होती है, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना की जाती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना की जाती है। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर बेचने वाले के पास में 24 माह से कम, पहले यह अवधि 36 माह थी, वर्तमान में यह अवधि 24 माह हो गई है। अगर 24 माह से कम प्रॉपर्टी रहती है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है और इसके ऊपर बेचने वाले को जो इनकम टैक्स की सामान्य दर है उसके अनुसार आयकर देना होता है। साथ ही साथ में अगर ये प्रॉपर्टी 2 वर्ष 24 माह से अधिक समय रखकर बेची जाती है तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना की जाती है, जिसके ऊपर 20% की दर से आयकर देना होता है। अब यह आयकर का भुगतान कैसे और कब करना होता है? अगर आपके प्रॉपर्टी बेचने पर, अगर आपने प्रॉपर्टी कोई मकान बेची हो तो सेक्शन 54 इस पर लागू होता है। अगर आपने कोई खेत बेचा हो 54B लागू होता है। और अगर आपने मकान, खेत आदि कोई प्लॉट आदि बेचकर कुछ स्थितियों में सेक्शन 54F के प्रावधान भी लागू होते हैं। अब देखना यह होता है कि जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा जब प्रॉपर्टी बेची जाती है तो उस प्रॉपर्टी को बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर वो 2 वर्ष से अधिक के समय तक उसके पास रही है तो इस पर लागू होता है और इस पर 20% की दर से आयकर देना होता है। साथ में इसके ऊपर शेष की गणना की जाती है और स्थिति अनुसार इस पर सरचार्ज भी देना होता है। तो इस कंडीशन में इसकी गणना वर्ष भर में, जब भी आपने जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच 12 महीने का होता है, इस वित्तीय वर्ष के बीच में जब भी आपने आपकी कोई प्रॉपर्टी बेची है तो 31 मार्च के बाद, जो कि वर्ष समाप्ति का आखिरी दिन होता है वित्तीय वर्ष का, उसके बाद में आयकर रिटर्न भरने की जो समय अवधि होती है वो 31 जुलाई होती है। अगर प्रॉपर्टी बेचने वाले व्यक्ति के केस में अगर उनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी है तो उनके इस केस में आयकर रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई नहीं होते हुए
इसके द्वारा जो तारीख निश्चित की गई है वो होती है। तो उस स्थिति में इनको आयकर रिटर्न भरते समय जो प्रॉपर्टी बेची है उस पर कैपिटल गेन की गणना करनी होती है। अगर इस पर टैक्स का कैलकुलेशन अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है और एक खरीदने वाले के द्वारा टीडीएस काटा गया है, तो इस पर जो भी कुल देय आयकर बनता है, टैक्स की जो भी स्थिति बनती है गणना करने के बाद, तो कुल देय टैक्स में से ये टीडीएस कम होकर बाकी राशि सेल्फ असेसमेंट के चालान द्वारा भरना होता है। साथ ही साथ में अगर इस टीडीएस की गणना के बाद में अगर ये जो टीडीएस की राशि कटी है अगर ये ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में रिफंड के लिए क्लेम किया जाता है। साथियों, ये ध्यान रखना है कि रिफंड उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब आयकर रिटर्न भरा जाता है। और साथ ही साथ में इसमें जब आयकर रिटर्न में आप जानकारी देते हैं आपकी कैपिटल गेन की, कुछ प्रावधानों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है कि आपके सभी प्रकार से जो टैक्स भरे गए हैं, जो कि आपके 26S, AIS, TIS में ये आपको दिखाई देते हैं, उसमें आपका एडवांस टैक्स जो कि जिसकी समय सीमा निर्धारित की गई है आयकर विभाग द्वारा, जो कि 10,000 रुपये से अगर एक वर्ष में उससे अधिक राशि का आयकर देना होता है, तो उस कंडीशन में इसकी 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर, 15 मार्च कारपोरेट सेक्टर के रूप में, और सामान्य व्यक्ति के लिए ये होता है 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा आयकर दे 15 एक वर्ष में तो ये भरना होता है। तो समय समय पर जो एडवांस टैक्स भरा गया है या फिर सभी प्रकार से जो टीडीएस कटा है वो, और कुल जो आपकी आय हुई है उस पर जो आयकर की जो गणना है, जो देय आयकर बन रहा है, उसमें से जो सभी प्रकार का जो टैक्स पूर्व में पैन कार्ड पर जमा हो चुका है वो कम होने के बाद में अगर अतिरिक्त राशि आयकर विभाग में भरना आती है तो उसको सेल्फ असेसमेंट चालान से भरना होता है। साथ ही साथ में जब प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो प्रॉपर्टी बेचने पर अगर आप इस पे इनकम टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो उस का प्रोसेस हो जाता है। और अगर मान लो कुछ स्थितियों में आपकी जो गणना करनी होती है प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन की, तो इसमें इसके जो आयकर रिटर्न भरने की जो तारीख होती है वो 31 जुलाई तो होती है। साथ ही साथ में कुछ इसमें प्रावधानों का और पालन करना होता है कि जो प्रॉपर्टी आपने बेची है अगर उसको आप उससे बेचने से प्राप्त राशि का अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट निवेश करते हैं तो उसमें किन समय सीमा का पालन करना होता है, आप किन स्थितियों में कहाँ कहाँ किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको उस प्रकार से कैपिटल गेन की गणना करनी होती है और उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। अगर आप 31 जुलाई जो कि जिन पैन कार्ड धारियों का ऑडिट नहीं होता है उनके केस में 31 जुलाई होती है, तो अगर 31 जुलाई तक आप आपकी प्रॉपर्टी बेचने से जो भी आपको राशि प्राप्त हुई है और जो भी कैपिटल गेन की आपने गणना की है उस राशि को आपको, अगर आप 31 जुलाई तक उस राशि का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए तो आपको एक कैपिटल गेन जो कि नेशनलाइज्ड बैंक में खाता होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप इस कैपिटल गेन खाते में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं राशि का तो उस स्थिति में आपको जो है तो विशेष रूप से जो आपका एक कैपिटल गेन खाता नेशनलाइज्ड बैंक में खुलता है उसमें सामान्य जो अकाउंट आप ऑपरेट करते हैं या फिर एक जो फिक्स एसेट्स के रूप में राशि जमा करते हैं उसी तरीके नियमों का इसमें पालन करना होता है। अगर आयकर रिटर्न भरने की तारीख तक आप इन्वेस्टमेंट किसी स्थिति में नहीं कर पाए तो आपको जब अगली बार आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसी कैपिटल गेन खाते से इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसी अकाउंट से राशि का इन्वेस्टमेंट की जगह पेमेंट करना होता है। तो जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो आपको जिस व्यक्ति द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके सही प्रकार से पैन कार्ड नंबर जो कि एक्टिव हो, ऑपरेटिव हो, उसको देखना होता है कि वो उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक किया हो और आपको भविष्य में आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त होने जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो।
साथ ही साथ में बेचने वाले को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिसकी जानकारी आयकर विभाग को रजिस्ट्रार के द्वारा प्राप्त हो जाती है, और उस स्थिति में उनका सही जो टीडीएस की दर आयकर विभाग द्वारा निश्चित की गई उसी के अनुसार टीडीएस कटे। इसके लिए उनको उनका पैन कार्ड एक्टिव ऑपरेटिव रखना चाहिए, पैन कार्ड आधार से लिंक कर लेना चाहिए। साथ ही साथ में ये जो स्थिति है, ये जो हमने आपको जानकारी दी 50 लाख की लिमिट और 1% की दर से टीडीएस काटना, ये रेसिडेंट स्थिति में लागू है। रेसिडेंट का मतलब कि खरीदने और बेचने वाला दोनों ही व्यक्ति भारत के नागरिक हो। इसके अन्य स्थिति में अगर प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति एनआरआई है, एनआरआई का मतलब कि वो भारतीय नागरिक नहीं हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत देश के बाहर रहता हो और उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में हो, भारत देश में हो, और वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो 50 लाख की सीमा है ये लागू नहीं होती। उस कंडीशन में 50 लाख की सीमा जो कि उन पर लागू नहीं है, जब प्रॉपर्टी बेचते समय जो भी इनकी गवर्नमेंट वैल्यू निकल रही है उसके ऊपर खरीदार व्यक्ति को इनके पैन कार्ड पर टीडीएस काटना होता है, जो कि अगर इनका पैन कार्ड ऑपरेटिव है, एक्टिव है, आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक किए गए हैं, तो उस कंडीशन में इनको जो है कि 1% की दर से टीडीएस काटना होता है। लेकिन अगर एनआरआई का पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, इनएक्टिव है, तो उस कंडीशन में अधिकतम दर से 20% की दर से टीडीएस काटा जाता है, और साथ ही साथ में रिफंड लेने की भी उस समय भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनकी कंडीशन जो कैपिटल गेन की होती है उसमें इनको ध्यान रखना होता है कि इनके पास में जो भी प्रॉपर्टी अगर वो 2 वर्ष से कम समय के लिए रही हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना करनी होती है। और साथ ही साथ में अगर एनआरआई पैन कार्ड धारी के पास प्रॉपर्टी अगर 2 वर्ष से अधिक समय के लिए रही हो तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कर आयकर देना होता है। उस स्थिति में एनआरआई पैन कार्ड धारी को प्रॉपर्टी बेचने पर अपने आयकर रिटर्न भरते समय इनके द्वारा जो भी टैक्स भरे गए हैं जिन माध्यमों से, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे वो टीसीएस हो, टीडीएस हो, प्रॉपर्टी पे बेचने पर कटा हुआ टीडीएस हो, जो कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले पैन कार्ड धारी द्वारा इनके ऊपर काटा गया है। साथ ही साथ में अगर सेल्फ असेसमेंट के रूप में भी अगर कोई टैक्स भरा हो तो कुल देय आयकर की गणना की जाती है। उसमें से जो पूर्व में भरे गए टैक्स इनको कम कर अतिरिक्त अगर कोई देय राशि आयकर की निकलती है तो उसका भुगतान करना होता है। यह अगर देय आयकर राशि जो कि कुल आय पर इनकी गणना होती है और उसमें से जो पूर्व में दिए गए टैक्स में से अगर ज़्यादा होता है तो इनको रिफंड मिल जाता है। रिफंड लेने के लिए इनको इनके सभी प्रकार के बैंक खातों की जानकारी आयकर रिटर्न भरते समय आयकर रिटर्न में देना होता है, और साथ ही साथ में ये वैलिड होना चाहिए। जो भी आपके बैंक खाते इंडिया में है उसमें आपको आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड में हो, आपके केवाईसी अपडेट रखना चाहिए, आपका बैंक खाता वैलिडेट रखना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपका इंडिया में कोई खाता नहीं है और आउट ऑफ इंडिया में है तो उसकी जानकारी देनी होती है। उस स्थिति में अगर इंडिया में आपका खाता नहीं हो बैंक में, तो आपका आउट ऑफ इंडिया में जो बैंक खाता है उस बैंक खाते में वो रिफंड की राशि आयकर विभाग द्वारा पेमेंट कर दी जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें आयकर के प्रावधानों का, और इससे आने वाली समस्याओं का आपको सामना न करना पड़े। इसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड आपस में लिंक हो, ऑपरेटिव हो, एक्टिव हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आप अगर प्रॉपर्टी से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना, अगर किसी प्रकार की आयकर नोटिस आपको मिल रही है, आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी संबंधित ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे कोई मकान खरीदा हो, बेचा हो, उस पर टीडीएस काटने की आपको पात्रता आती हो, या कोई खेत खरीदा हो, बेचा हो, प्लॉट खरीदा बेचा हो, कोई भी रेसिडेंटल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी बेची हो, या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से संबंधित
आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 83483497000286। दूसरा नंबर है 9300771422। तो ये 2 मोबाइल नंबर है, इन पे व्हाट्सअप भी है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते समय आपको रियल इस्टेट प्रॉपर्टी संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी वर्चुअल सर्विस भी ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी और आयकर से संबंधित मुख्य किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों को जांचना है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, और प्रॉपर्टी बेचने पर आयकर के क्या प्रावधान आपके ऊपर लागू होते हैं, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है, किस स्थिति में इन्वेस्टमेंट करना होता है, साथ ही साथ में कैपिटल गेन खाता किस प्रकार से खोला जाता है, आपको जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी बेची है उसके ऊपर खरीदार की स्थिति में क्या आपके ऊपर आयकर के प्रावधान लागू हो रहे हैं, साथ ही साथ में आप अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो क्या प्रावधानों का पालन आपको करना है, कब आपको इनकम टैक्स कैपिटल गेन के रूप में उसमें भरना है और कब आपको कैपिटल गेन खाता खोलना है। इन सब बातों की जानकारी आप हमसे वर्चुअली भी ले सकते हैं। तो हम आपको आज इस प्रॉपर्टी से संबंधित जो कि इंडियन रेसिडेंस और एनआरआई रेसिडेंस के संबंध में हमने जानकारी दी, आगे भी नए नए अपडेट के लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य सदस्यों को भी इसको और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महत्वपूर्ण जानकारी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है इसके संबंध में जानकारी हो। और चूँकि व्यक्ति द्वारा जीवन भर की पूंजी जो कि उनके द्वारा बचत कर जमा की जाती है वो प्रॉपर्टी खरीदते समय इन्वेस्टमेंट की जाती है। प्रॉपर्टी खरीदते समय कभी कभी कुछ गलतियां होने पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि राशि सही जगह इन्वेस्टमेंट हो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों को जांचना होता है, क्या क्या जानकारी होना चाहिए, कौन से समय किन प्रावधानों को नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर जो हमने बताया। और साथियों, प्रॉपर्टी से संबंधित, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने संबंधित आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, आप हमसे जुड़कर हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबरों पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, बहुत बहुत धन्यवाद।